हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के शॉर्ट नोट्स, जिसमें आज हम करवाने वाले आपको चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म और अल्टरनेटर के बारे में। दोस्तों, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ाई करना है आपको। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला टॉपिक चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के बारे में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती है तथा इसकी दिशा जो होती है एन पोल से एस पोल की तरफ होती है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। चुंबक में चुंबकीय सामर्थ्य का मान अधिकतम पोलों पर होता है तथा न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो मध्य में होता है। एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। बात करें लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में, तो पारगम्यता का मान जो होता है इसमें इकाई से बहुत अधिक होता है। कितना होता है? इकाई से बहुत अधिक होता है पारगम्यता का मान। अनुचुंबकीय पदार्थ में पारगम्यता का मान जो होता है इकाई से थोड़ा अधिक होता है। क्या होता है? इकाई से थोड़ा अधिक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ में पारगम्यता का मान। और बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में, तो इसमें पारगम्यता का मान जो होता है इकाई से कम होता है। बात करें ससेप्टिबिलिटी का मान की, तो ये इकाई से अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में इकाई से कम होता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ऋणात्मक होता है ससेप्टिबिलिटी का मान। देखते हैं अब ताप के बारे में। ये पदार्थ जो है क्यूरी ताप के ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। ये जो पदार्थ है, कौन से? लोह चुंबकीय पदार्थ जो है ये क्यूरी ताप के ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। चुंबकीय गुण परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसमें? ये वाला हमारा हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ में। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण जो होते हैं परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इन पदार्थों की चुंबकीय पद्धति ताप पर निर्भर नहीं करती है। किसकी? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, स्टील हो गया, ये क्या है? ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनम, ये किसके हैं? ये है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के। सोना, चांदी, बिस्मत, जल, सिल्वर, ये किसके हैं? तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं बीएच वक्र के बारे में। तो दोस्तों, यह वक्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसको बी से डिनोट करेंगे हम लोग, तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एच के मध्य बनाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा वक्र है? यह वक्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मध्य बनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है शैथिल्य हानि, हिस्टेरेसिस हानि को प्रदर्शित करता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, किसको प्रदर्शित करता है? ये हिस्टेरेसिस हानि को प्रदर्शित करता है इसका क्षेत्रफल बीएच वक्र का। ये बीएच वक्र का डायग्राम है दोस्तों। ये जो ए बिंदु है इसको हम संतृप्त बिंदु कहते हैं। ये जो ओ से सी के बीच में जो होता है ये क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व। और ये ओ से जो डी होता है इसे हम क्या बोलते हैं? निग्राहिता बोलते हैं। और ये जो ई वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेचुरेशन पॉइंट, मतलब संतृप्त बिंदु। ठीक है, देखते हैं अगला। चुंबकीय शब्दावली की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों हमको यहाँ पे सभी के मात्रक क्या होते हैं ये सभी हम देखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ के बारे में। तो ये क्या होता है? एमएमएफ बराबर होता है एनआई। क्या होता है? एमएमएफ बराबर क्या होता है? एनआई। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? मात्रक एम्पियर टर्न। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? एम्पियर टर्न। इसके समकक्ष कौन सा होता है? तो विद्युतीय वाहक बल इसके समकक्ष होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? तो गिलबर्ट जो है सीजीएस मात्रक होता है चुंबकीय वाहक बल का। बात करते हैं फ्लक्स की, तो सूत्र क्या होता है? फ्लक्स बराबर एमएमएफ अपान रिलक्टेंस। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। समकक्ष किसके होता है? धारा के होता है। सीजीएस मात्रक लाइन्स होता है और 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ लाइन्स। ठीक है। प्रतिष्ठंभ रिलेक्टेंस की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? एमएमएफ बराबर अपॉन में फ्लक्स, मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर,
किसके समकक्ष होता है? तो प्रतिरोध के समकक्ष होता है। और प्रतिष्ठंभ का अन्य मात्रक प्रति हेनरी होता है। क्या होता है? प्रति हेनरी होता है प्रतिष्ठंभ का अन्य मात्रक। पारगम्यता की बात करें तो ये होता है 1 में प्रतिष्ठंभ। इसका मात्रक जो होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न होता है। किसके समकक्ष होता है? चालकत्व के। चालकत्व क्या होता है? समकक्ष होता है। पारगम्यता प्रतिष्ठंभ की व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? हेनरी होता है। बात करें परमिटिविटी की तो ये किसके समकक्ष होता है? चालकता के। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स अपॉन में ए, फाई अपॉन में ए, और फॉर्मूला क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स घनत्व के ये समकक्ष होता है। और सीजीएस मात्रक की बात करें दोस्तों तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है इसका। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? 10⁴ गॉस। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो फॉर्मूला होता है एमएमएफ अपॉन में एल। फॉर्मूला ये हो गया। इसका सूत्र जो होता है ये होता है एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर होता है मात्रक। ये किसके समकक्ष होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के समकक्ष होता है। रिलेक्टिविटी क्या होता है? 1 में पारगम्यता। और एक किसके समकक्ष होता है? तो प्रतिरोधकता के समकक्ष होता है। अब देखते हैं हम लोग प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर के बारे में। सिंक्रोनस गति पर गति करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? प्रत्यावर्तक या फिर अल्टरनेटर। प्रत्यावर्तक की क्षमता जो होती है किस में होती है? केवीए में होती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर की क्षमता भी किस में होती है? केवीए में होती है। ये भी आपको याद रखना है। प्रत्यावर्तक एक डबल एक्साइटेड मशीन होती है तथा इसमें सामान्यतः स्लिप रिंग जो किससे निर्मित होती है? ब्रॉन्ज फॉस्फर ब्रॉन्ज से, मतलब ब्रॉन्ज फॉस्फर से निर्मित होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? स्लिप रिंग की 2 संख्या होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अल्टरनेटर एक डबल एक्साइटेड मशीन होती है। इसमें सामान्यतः स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और स्लिप रिंग किससे निर्मित होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज से निर्मित होती है। ठीक है। प्रत्यावर्तक जो है दोस्तों ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? प्रत्यावर्तक जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं प्रत्यावर्तक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला है बेलनाकार प्रत्यावर्तक। इसमें पोल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसकी गति कितनी होती है? 3000 आरपीएम होती है। थर्मल तथा न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार प्रत्यावर्तक या नॉन सेलिएंट अल्टरनेटर का। आकार की बात करें तो इसकी लंबाई अधिक होती है और व्यास छोटा होता है। ठीक है। देखते हैं सेलिएंट प्रत्यावर्तक। तो इसकी जो गति होती है दोस्तों ये होती है 300 से 500 आरपीएम। हाइड्रो शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका आकार जो होता है इसमें लंबाई कम होती है, व्यास अधिक होता है। बेलनाकार में क्या होता था? लंबाई अधिक और व्यास कम। इसमें क्या होता है? लंबाई कम और व्यास अधिक। ये आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव की बात करें दोस्तों, यदि दोस्तों अल्टरनेटर का शक्ति गुणक इकाई है तो ये क्या होगा? अल्टरनेटर सामान्य उत्तेजित होगा। और जो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या हो जाएगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अगर शक्ति गुणक 0 अग्रगामी है तो क्या होगा? अल्टरनेटर निम्न उत्तेजित होगा। और इसका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या हो जाएगा? इसे हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग। अगर 0 पश्चिगामी है तो ये क्या कहलाएगा? अति उत्तेजित। और क्या हो जाएगा इसका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव? डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है। इसके जस्ट उल्टा किस में होता है? तुल्यकालिक मोटर में होता है। अगर इकाई है तो सामान्य उत्तेजित, 0 अग्रगामी है तो अति उत्तेजित, और 0 पश्चगामी है तो निम्न उत्तेजित। ये तुल्यकालिक मोटर में होता है। ठीक है। चलो देखते हैं प्रत्यावर्तक वोल्टता नियम के बारे में। अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जो होता है ये क्या हो जाएगा? VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। क्या होता है? प्रत्यावर्तक वोल्टता नियम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब वोल्टता नियम की जो विधियाँ है दोस्तों कौन कौन सी है वो देखते हैं। वोल्टता नियमन की विधियाँ है दोस्तों, पहली है EMF विधि। इसका अन्य नाम क्या है? सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि भी बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं? EMF विधि को सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि भी बोलते हैं। यह एक निराशावादी विधि होती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले निराशावादी विधि कौन सी है तो EMF विधि जो होती है निराशावादी विधि होती है। दूसरी है दोस्तों MMF विधि। इसका अन्य नाम क्या है? पोर्टियर त्रिभुज विधि। इसका अन्य नाम क्या है? पोर्टियर त्रिभुज विधि। यह एक आशावादी विधि होती है। कौन सी? आशावादी विधि होती है MMF विधि। ठीक है। शून्य गणक विधि की बात करें दोस्तों, ZPPT विधि। इसका अन्य नाम क्या होता है? तो पोर्टियर त्रिभुज विधि होता है। और अल्टरनेटर में वोल्टता नियम ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? यही विधि होती है शून्य शक्ति गुणक विधि, जिसे ZPPT विधि भी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अल्टरनेटर का तुल्यांकीकरण। तो दोस्तों इसके लिए शर्तें क्या है? फेज शर्तें और फेज क्या है? तो इस दोस्तों अनुक्रम समान होना चाहिए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए,
ये इसकी शर्तें है। अल्टरनेटर के समांतर संयोजन के लिए सभी अल्टरनेटर की केवीए क्षमता बराबर होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यदि हम समांतर संयोजन के लिए हम अल्टरनेटर लेते हैं तो उनकी केवीए क्षमता जो है ये बराबर होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है, उनका अनुक्रम समान होना चाहिए, फेज अनुक्रम, और आवृत्ति समान होनी चाहिए। ठीक है, तुल्य कारण की विधियाँ देखें दोस्तों, तुल्य कारण की विधियाँ जो है ये होती है डार्क लैंप विधि पहली, दूसरी होती है ब्राइट लैंप विधि, तीसरी होती है डार्क ब्राइट लैंप विधि, और एक होती है सिंक्रोस्कोप विधि। तुल्यकारीकरण की सबसे बेस्ट विधि होती है कौन सी, सिंक्रोस्कोप विधि। अब देखेंगे नेक्स्ट हम परिणामित्र अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए।